हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टारगेट सेमेस्टर। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स की स्टडी की थी, है ना। लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि क्या चार क्वांटम नंबर्स हमारे होते हैं और वो क्या करते हैं, जो ऑर्बिटल होता है आपकी उसमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताते हैं। क्या करते हैं? जो ऑर्बिटल होता है ना उसमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताते हैं। अब ये चार क्वांटम नंबर होते क्या है? चार ये जो क्वांटम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? एन, एल, एम और एस। ठीक है, ये एन, एल, एम जो होता है वो ऑर्बिटल की बात करता है, ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, और ये एस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है। ठीक है, ये सारी चीज हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अब इसमें थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। एन क्या होता है? आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, एन आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जो क्या करता है? साइज को बताता है। ठीक है, साइज को ऑर्बिटल के बताता है। नेक्स्ट एल जो होता है वो क्या, और ये सेल को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करता है? सेल को रिप्रेजेंट करता है। एल जो है वो क्या कर रहा है? एल जो है वो आपका सब सेल को रिप्रेजेंट करता है और इसको हम लोग एजिमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। ये आपकी शेप को बताता है। ठीक है, एम जो है वो आपका क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन को बताता है। ठीक है, और एस क्या होता है? स्पिन बताता है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन को, कि किस स्पिन में हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। क्लियर है इतनी बात? और क्या देखा था? और हम लोगों ने देखा था जीमेन्स इफेक्ट, और क्या देखा था? स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, जीमेन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट देखा था। उसमें मैंने क्या बताया था आप लोगों को जीमेन में, कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, अगर मान लो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, तो वो अगर एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो यहाँ क्या होंगी? कुछ रेडिएशंस निकलती हैं। ठीक है, और वो रेडिएशंस जो होंगी जो आपकी व्हाइट प्रिज्म में फॉल करेंगी, तो ये आपके यहाँ स्पेक्ट्रम्स बनते हैं। क्या बनते हैं? आपके स्पेक्ट्रम्स बनते हैं। और ये अगर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में होगा तो ये क्या करेगा? और भी फाइन लाइंस में टूट जाएगा। इसी को हम लोग जीमेन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के जीमेन इफेक्ट क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में होता है। जीमेन इफेक्ट किसके प्रेजेंस में होता है? कलर थोड़ा सा चूज कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में होता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। शायद मेरे को लग रहा है मैंने लास्ट क्लास में जिमिन में इलेक्ट्रिक बता दिया था, तो थोड़ा सा एक बार देख लेना। जिमिन जो होता है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में होता है, और स्टार्क इफेक्ट जो होता है आपका वो क्या होता है? सेम ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में होता है। क्लियर है इतना? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं आपके शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को। ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को, कि जो भी आपके ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जहां हम लोग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताते हैं। ठीक है, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं जहां हम लोग उसकी लोकेशन देखते हैं इलेक्ट्रॉन की, कि कहाँ इलेक्ट्रॉन है, उसकी शेप की स्टडी करने वाले हैं, या कह सकते हो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स या सबसेल। ठीक है, SPDF जो सबसेल्स होते हैं उनके शेप की स्टडी करेंगे। ठीक है, उसको जानने से पहले थोड़ा सा एक टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। वो क्या है? ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ठीक है, ऑर्बिटल वेव फंक्शन। तो होता क्या है आपका ऑर्बिटल वेव फंक्शन? ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो होता है वो देख लो, ये रहा आपका ऑर्बिटल वेव फंक्शन। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साई से। किससे? साई से। साई एन एल एम, ठीक है, आर थीटा फाई, आर थीटा फाई। एक सेकेंड, थोड़ा सा इरेज करने दो, क्लियर लिखने दो। क्या होता है ये आपका ऑर्बिटल वेव फंक्शन? ऑर्बिटल वेव फंक्शन ये बताता है कि हर एक ऑर्बिटल जो होता है ना उसका अपना वेव फंक्शन होता है। ठीक है, हर ऑर्बिटल का अपना वेव फंक्शन होता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साई एन एल एम आर थीटा फाई से। क्लियर है इतनी बात? और ये क्या होता है? दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये जो वेव फंक्शन होता है आपका ऑर्बिटल वेव फंक्शन, दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज रेडियल वेव फंक्शन, और दूसरा क्या होता है आपका? एंगुलर वेव फंक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग किस किस से रिप्रेजेंट करते हैं? रेडियल वेव फंक्शन, और यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, दो पार्ट में होता है। एक होता है आपका रेडियल वेव फंक्शन,
और दूसरा क्या होता है आपका एंगुलर वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन। और ये इन्हीं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है आपका ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ठीक है, रेडियल वेव फंक्शन का और एंगुलर वेव फंक्शन का। अब इसको लिखते कैसे, रेडियल वेव फंक्शन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आर, और ये जो रेडियल वेव फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है एन की वैल्यू पे और एल की वैल्यू पे, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, क्रॉस लिखेंगे वाई, और ये किस पे डिपेंड करता है, आपका एंगुलर पार्ट एम एल पे, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे थीटा और ये फाई, ठीक है। तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आपके ऑर्बिटल वेव फंक्शन को, ठीक है। ये क्या है आपका रेडियल पार्ट, ये क्या है आपका रेडियल पार्ट, ये है आपका रेडियल पार्ट, और ये है आपका एंगुलर पार्ट, क्लियर है, एंगुलर पार्ट। तो यही होता है आपका रेडियल वेव फंक्शन। देखो यही लिखा है कि यहाँ अगर हर एक ऑर्बिटल जो होता है उसका क्या होता है, डिफरेंट वेव फंक्शन होता है, ठीक है। दीज वेव फंक्शंस आर सॉल्यूशन, और ये वेव फंक्शंस आते कहाँ हैं, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से श्रोडिंगर जो आए थे उन्होंने वेव फंक्शन को बताया था, ठीक है। उन्होंने क्या दिया, एक इक्वेशन दिया जिसको सॉल्व करने पे 3 आपके वेरिएबल्स आए, और वो वेरिएबल्स क्या आते हैं, एन, एल और एम आते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन 3 क्वांटम नंबर्स, ठीक है, जहां ये एन क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जो आपकी क्या बताता है, साइज को बताता है और एनर्जी को, अभी मैंने बताया, ठीक है, साइज को बताता है, और ये सेल को रिप्रेजेंट करता है। एल जो होता है वो क्या होता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है जो क्या होता है, शेप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और एम एल 1 नहीं होगा, ये एल होगा। एम एल जो होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो क्या ओरिएंटेशन को बताता है, ठीक है। सारी चीज हम लोग ने डिटेल में लास्ट लेक्चर में देख लिया है। इतनी बात समझ आ गई, ऑर्बिटल वेव फंक्शन। अब देख लो वही चीज, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, चल देखो वही लिखा है कि ये जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन होता है इसको ऐसे नोट करते हैं, ये क्लियर नहीं लिखा है, साई एन एल और एम एल, एम एल है ये, आर थीटा फाई, ठीक है। और ये दोनों 2 पार्ट में डिवाइड होता है, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। देखो रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट, और वो मैंने लिख के दिखा दिया, ठीक है। ये क्या डिपेंड करता है, किस पे, रेडियस मतलब न्यूक्लियस के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और ये किस पे, एंगल्स पे डिपेंड करता है, ये थीटा होगा, थीटा और 5 पे, ठीक है। तो ये आपके होते हैं ऑर्बिटल वेव फंक्शन। और थोड़ा सा एक और चीज जानना है, एक और चीज ये जाननी है आपको, एक ग्राफ होता है, ये जो आपके ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, अब ये ऑर्बिटल में आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जा रहे हैं उसके लिए ग्राफ भी हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग को पता करना है कि ये भाई इस रीजन में इस रीजन में कहाँ आपका इलेक्ट्रॉन पूरे रीजन में पाया जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कर्व ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक कर्व ड्रॉ करते हैं, जो कर्व क्या होता है आपका थीटा स्क्वायर, यही सॉरी साई स्क्वायर, ये जो साई है आपका वेव फंक्शन, इसका स्क्वायर और आर यानी डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस के बीच में ये ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये क्या बताता है, साई स्क्वायर आपकी बताता है प्रोबेबिलिटी को, साई स्क्वायर क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी को बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, ठीक है। तो अगर हम लोगों को बताना है कि इस ऑर्बिटल में कहाँ आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं साई स्क्वायर और आर के बीच में, ठीक है। तो अगर हम लोग ये जो ग्राफ है 1s ऑर्बिटल के लिए बनाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग ये ग्राफ जो है आपका 1s ऑर्बिटल के लिए बनाए साई स्क्वायर और आर के बीच में, तो उसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, एकदम क्लोज होगा ये, ठीक है। अब ये देखो क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी न्यूक्लियस से आप जितना दूर जाते जाएंगे ना, वहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कम होती जाएगी, ठीक है। अभी जब हम लोग एस ऑर्बिटल का शेप पढ़ेंगे ना, तो वहां आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पे बस ये जान लो कि देखो जैसे जैसे क्या हो रहा है, डिस्टेंस, अब यहाँ देखो, यहाँ डिस्टेंस आर की वैल्यू काफी कम है, तो यहाँ देखो साई स्क्वायर यानी प्रोबेबिलिटी, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पाया जाएगा, यानी न्यूक्लियस के पास जो है इलेक्ट्रॉन 1s में काफी ज्यादा पाया जाता है, ठीक है,
या मान के चलो यहाँ न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा काफी पास में ज्यादा पाया जाएगा, और जितना तुम दूर जाओगे ना उतना इलेक्ट्रॉन क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है पाने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? वैसे अगर हम लोग 2s का बनाए ना, 2s का ग्राफ बनाए प्रोबेबिलिटी का साई स्क्वायर और r के बीच में, तो इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, मतलब ये आपका कुछ ऐसा आएगा और यहाँ एक ओरिजिन पे टच कर जाएगा। ठीक है, और ऐसे बढ़ के फिर घटता है। यानी कि क्या होता है, जब डिस्टेंस देखो न्यूक्लियस के पास क्या होगा, काफी ज्यादा आपके साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, काफी ज्यादा पाए जाएंगे। ठीक है, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन कम होने लगेगी। ठीक है, और एक ऐसा पोजीशन आएगा ना, ये पोजीशन जो है आपका, ये पोजीशन क्या है, इसको हम लोग नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। नोड्स क्या होती है? जो नोड्स होती है वो होता है आपका ऐसा एरिया, द स्पेस, ऐसा एरिया जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, ऐसा रीजन जहां इलेक्ट्रॉन की पाने की प्रोबेबिलिटी या जीरो हो। ठीक है, द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज जीरो, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जहां पे क्या हो, जीरो हो, उसको हम लोग नोड्स कहते हैं। तो 2s में क्या है, एक नोड पाया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होता है, एक नोड्स पाया जाता है जहां आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। क्लियर है? तो इसमें देखो क्या होता है, 2s के शेप में अगर हम लोग न्यूक्लियस के पास रहेंगे ना, तो वहां क्या होगा, काफी ज्यादा होगी प्रोबेबिलिटी, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा पाए जाएंगे। फिर थोड़ा दूर जाते जाओ तो कम होते जाएगा। ठीक है, और एक पोजीशन ऐसा आएगा ना जहां पे क्या होगा, एक भी नहीं, मतलब जीरो होगी प्रोबेबिलिटी, वहां इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या होगी, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो ऐसे बनता है। अभी हम लोग ना जब शेप बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, अभी बस ग्राफ देख लो। नेक्स्ट अगर हम लोग 2p का ग्राफ देखें, तो 2p का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होगा, ये साई स्क्वायर है, ये r है, और ऐसा कुछ होगा। ठीक है, वहां क्या होगा, वहां पे साई, इसमें क्या होगा, इसमें जब तुम आप क्या होगे, न्यूक्लियस के पास होगे, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम होगी, फिर बढ़ेगी बढ़ेगी। यहाँ पे भी एक भी नोड्स नहीं है, देख लो, नोड्स नहीं पाए जा रहे हैं 2p में। ठीक है, यानी यहाँ पे भी क्या है, नोड्स एब्सेंट है। इतना क्लियर है? अब ये जो चीज समझ लियो, इसी की हेल्प से हम लोग शेप्स को बनाते हैं। अब देखो कैसे बना रहे हैं, अभी मैं दिखाती हूँ। पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, s ऑर्बिटल की शेप की। ठीक है, s ऑर्बिटल के शेप्स की हम लोग पहले बात करते हैं। तो देखो, अगर हम लोग बात करते हैं s ऑर्बिटल के शेप की ना, तो s ऑर्बिटल जो होता है वो आपका शेप क्या होता है, उसका स्फेयर होता है, स्फेरिकल शेप होता है इसका। और क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, यानी इसकी कुछ डायरेक्शंस फिक्स नहीं होती है। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल शेप होती है इसकी। और क्या होती है, स्फेरिकल होती है। अभी थोड़ा सा मैं बना कर दिखाती हूँ। देखो होता क्या है, यहाँ देख लेते हैं s ऑर्बिटल। अब देखो इसकी जो शेप है वो मैंने क्या बताया, स्फेरिकल होती है, यानी ये अगर आपका एक्सिस है तो ऐसे स्फेरिकल शेप का होता है आपका s ऑर्बिटल। ठीक है, और नॉन डायरेक्शनल होती है, यानी कि अगर x है, y है, z है, कोई भी एक्सिस हो, चारों तरफ आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। तो ये क्या होते हैं आपके, नॉन डायरेक्शनल और स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, और अगर s ऑर्बिटल की बात करें तो उसके लिए l की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, जीरो होती है ना। देखो L की जो वैल्यू होती है वो S के लिए, L की वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो S के लिए क्या होती है, 0 होती है, P के लिए क्या होती है, 1 होती है, D के लिए क्या होती है, 2 होती है, एंड F के लिए क्या होती है, 3 होती है। ठीक है, L क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर, ये हम लोग ने पढ़ा है कई बार। ठीक है, तो ये देख लो, तो S के लिए क्या होगी, L की वैल्यू 0 होगी, तो ML की वैल्यू भी क्या होगी, 0 ही होगी, क्योंकि ML की वैल्यू क्या होती है आपकी, ML की जो वैल्यू होती है वो होती है -L2 + L। ठीक है,
तो यहाँ क्या होगा, L की वैल्यू हो जाएगी 0 और ML की वैल्यू हो जाएगी 0। इतनी बात क्लियर है। अब देखो अगर हम लोग क्या करते हैं, 1s की शेप की बात करते हैं। ये आपका हो गया s ऑर्बिटल का शेप, ऐसा स्फेयर जैसा होता है कुछ, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि 1s जो है उसकी शेप कैसी होगी, ठीक है, 1s की, तो यहाँ देखो, पहले यहाँ मैंने ग्राफ कैसे बनाया 1s का, ये देखो, ये 1s का ग्राफ है। अभी यहाँ देखो, सॉरी, देखो होगा क्या, यहाँ क्या होता है 1s का जो प्रोबेबिलिटी ग्राफ होता है वो क्या होता है, ऐसा होता है साई स्क्वायर और r होता है, ठीक है। और ये जो होता है वो ऐसा कुछ होता है इसका ग्राफ, यानी कि डिस्टेंस न्यूक्लियस से दूर जाने पे प्रोबेबिलिटी क्या हो रही होती है, घटती जाती है। तो यानी कि ये अगर 1s का फिगर बनाए हम लोग, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियस के पास जो होगी वो काफी ज्यादा, ये देखो काफी ज्यादा ऐसे प्रोबेबिलिटी होगी, ऐसे हम लोग डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो दूर जाते जाओगे तो उतनी कम होती जाएगी, ये देखो, और कम होती जाएगी, ठीक है, कम होती जाएगी। तो जैसे जितना दूर जाओगे उतना और क्या होगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये 1s का शेप है, क्या है, ये आपका 1s का शेप है। तो ये क्या बता रहा है कि अगर जितना हम लोग न्यूक्लियस के पास रहेंगे ना, यहाँ देखो, जहाँ डिस्टेंस r का जितना कम है वहां क्या होगी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाई जा रही है, ठीक है। और जितना ये क्या कर रहा है, r न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, वहां देखो दूर दूर इलेक्ट्रॉन होते जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो कम होती जाएगी, ठीक है। और ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब नोड्स की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी 0 पे टच कर रहा है ग्राउंड पे, नहीं ना। तो यहाँ नोड्स की, अगर नोड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, नोड्स निकालने के लिए शेप की पूछता है कि भाई इसमें कितने रेडियल नोड है, कितने एंगुलर नोड है। तो मैंने नोड बता दिया है कि क्या है, थोड़ा और सा जान लो। होता क्या है, देखो नोड्स होते क्या है, ऐसे रीजन होते हैं जहाँ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है पाने की वो 0, ठीक है। दो तरह के आपके नोड्स होते हैं, एक होता है रेडियल नोड्स और दूसरा होता है एंगुलर नोड्स, ठीक है। रेडियल नोड्स क्या होता है, ये स्फेरिकल नोड्स होते हैं, ठीक है, स्फेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो आपके एंगुलर नोड्स होते हैं ना, वो आपके हम लोग क्या करते हैं, नोडल प्लेन गिराते हैं उसको चेक करने के लिए। इतनी बात क्लियर है। तो देखो नोड्स क्या है आपके, ये मैंने बता दिया। नोड्स आपके क्या होते हैं, the reason where probability of finding electron is 0, ठीक है। अब यहाँ आपके क्या होते हैं, दो नोड्स होते हैं। पहला जो नोड्स होता है और दूसरा जो नोड्स होता है, ठीक है। एक होता है आपका रेडियल नोड्स, ठीक है, और दूसरा होता है आपका एंगुलर नोड्स। दो तरह के नोड्स होते हैं। अब रेडियल नोड्स कैसे निकालते हैं और एंगुलर नोड्स कैसे निकालते हैं, इसके लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है। फिगर से हर जगह थोड़ी निकालोगे कि चेक करोगे कि यहाँ स्फेरिकल नोड्स है कि नहीं है। तो रेडियल नोड और एंगुलर नोड्स हम लोग निकालते कैसे हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है। रेडियल नोड देखो कैसे निकालते हैं। जो रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n-l-1। ये क्या है, जनरल फॉर्मूला है रेडियल नोड्स निकालने का, ठीक है। और एंगुलर नोड्स निकालने का जनरल फॉर्मूला होता है l, यानी कि l यानी कितना, एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो जितनी l की वैल्यू होगी ना उतना ही उसमें एंगुलर नोड्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। और रेडियल नोड्स कैसे निकालेंगे हम लोग, n-l-1। अब एक निकाल कर देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ भी हम लोगों ने क्या पढ़ा, 1s की शेप देखी। तो अगर हमको निकालना है कि इसमें कितने नोड्स हैं, दे दिया क्वेश्चन में कि भाई बताओ 1s शेप जो है उसमें कितने नोड्स हैं ये बताओ, तो हम लोग निकाल के चेक करेंगे। तो चलो निकालते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एंगुलर नोड्स निकाल लेते हैं, ठीक है। एंगुलर नोड्स निकाल लेते हैं। तो एंगुलर नोड्स यहाँ कितने होंगे, एंगुलर नोड्स यानी क्या होता है l, और यहाँ l की वैल्यू कितनी होती है, s के लिए, s के लिए होती है l की वैल्यू 0। यानी कि यहाँ पे कोई एंगुलर नोड s में क्या होगा, s 1s लो, 2s लो, 3s लो, कोई s लो, हर जगह s की वैल्यू क्या होती है, l की 0 होती है। तो यानी कि s ऑर्बिटल में आपका एंगुलर नोड्स नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, एंगुलर नोड्स जो होता है वो नहीं होता है, यानी कि इसमें एक भी एंगुलर नोड नहीं होगा। यानी कि एंगुलर नोड्स जो होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, रेडियल नोड्स निकालते हैं। क्या करते हैं,
रेडियल नोड्स निकालते हैं। तो रेडियल नोड्स क्या होता है, n माइनस l माइनस 1, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ देखो क्या होती है, l की वैल्यू तो 0 होती है, तो l यहाँ इसको अगर 0 कर देंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s ऑर्बिटल के n माइनस 1 हो जाएगा ना। या तो अगर तुमको अलग फॉर्मूला नहीं याद करना है तो बस यहाँ वैल्यू डायरेक्ट पुट करो, डायरेक्ट पुट कर लो वैल्यू, छोड़ो। वैसे मैंने बता दिया क्या यहाँ क्या होगा, s कोई भी s लोगे तो 0 ही होगा, तो डायरेक्ट इसमें रेडियल नोड का फॉर्मूला n माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। नहीं अगर ऐसे करना है तो डायरेक्ट बस एक ही फॉर्मूला याद रखो, n माइनस l माइनस 1, ठीक है, एक ही याद रखो। और यहाँ अगर हम लोग पुट करेंगे तो n की वैल्यू क्या होगी, इसमें देखो 1s है, तो ये जो कॉफिशिएंट होता है वो n बताता है ना, तो 1n होगा, l क्या होगा 0 होगा, माइनस 1, यानी 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यानी इस 1s ऑर्बिटल में तुम्हारा एंगुलर नोड्स भी 0 है और रेडियल नोड्स भी 0 है, यानी कि इसमें टोटल नोड्स क्या है, 0 है, ठीक है। यानी कि हर जगह कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ठीक है। नोड क्या बताता है, ऐसा एरिया बताता है जहां 0 प्रोबेबिलिटी हो इलेक्ट्रॉन की, लेकिन बस 1s में एक भी नोड नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, ना ही एंगुलर नोड प्रेजेंट है ना ही रेडियल नोड प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम लोग वही 2s का शेप देखें, क्या करें, 2s का शेप देखें, अगर हम लोग क्या करते हैं 2s का शेप देखते हैं, ठीक है, तो 2s का शेप देखो क्या होगा, देखो 2s का जो ग्राफ था साई स्क्वायर और r के बीच में, 2s ऑर्बिटल की शेप की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें ना तो इसका जो फिगर मतलब ग्राफ होता है वो ऐसा कुछ होता है, मैंने ऐसे बताया ना, ऐसे घटता है और फिर ये बढ़ता है, फिर ऐसे होता है, यानी एक नोड यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक नोड यहाँ प्रेजेंट होता है। तो इसका अगर हम लोग शेप देखें तो ऐसा कुछ शेप होता है इसका, ये देखो ऐसे बनाना एक्सेस, फिर यहाँ क्या करना, यहाँ क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, यहाँ क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा होगी। फिर क्या होगा, बीच में बिल्कुल गैप आ जाएगा, खाली जगह, और फिर दूर जाओ तो फिर यहाँ ऐसे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होने लगेगा इलेक्ट्रॉन का, क्या होने लगेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होने लगेगी, ठीक है। यानी कि ये जो क्या है आपका बीच का एरिया है, ये जो बीच का एरिया है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये देखो स्फेयर में, ऐसे स्फेयर में बीच में जगह खाली है, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। स्फेरिकल नोड्स है ये, देखो एक स्फेरिकल नोड है, यानी ये एक रेडियल नोड यहाँ प्रेजेंट है, देखो एक स्पेस ऐसे होती है, 2s का शेप ऐसे होता है। अब देखो मैं अगर थोड़ा तुम लोगों को फिगर देखना हो, बुक की फिगर अगर देखनी हो तो थोड़ा सा देख लो, ये रहा आपका बुक का फिगर है, देखो कोई थोड़ी सी क्लियर फिगर नहीं है, इसी वजह से मैंने ड्रॉ करके बता दी। देखो होता क्या है, चाह देख लो, यहाँ पे देखो ये 1s ऑर्बिटल है, ये क्या है, 1s ऑर्बिटल है आपका पहला वाला। यहाँ क्या है, हर जगह डार्क है पूरा, ये पूरी इलेक्ट्रॉन पाई जा रही है, यहाँ 0 नोड्स है, ठीक है, ये x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, ये पूरा बीच में तो डार्क है, ये पूरा डार्क है, यहाँ पूरी इलेक्ट्रॉन पाई जाएगी, लेकिन ये बीच में देखो व्हाइट पोर्शन खाली है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल नोड यहाँ एक प्रेजेंट होता है, क्या होता है, रेडियल नोड होता है। ये आपका शेप जो है वो 2s का है, ठीक है, ये 1s का शेप है, ये 2s का शेप है, 2s ऑर्बिटल का, ठीक है, और ये क्या है आपका 3s का शेप है। यहाँ देखो कितने रेडियल नोड्स है, एक व्हाइट बीच में खाली है और यहाँ दूसरा भी व्हाइट बीच में खाली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो व्हाइट एरिया बीच बीच में खाली हो गया ना, वो आपके रेडियल नोड्स को दिखा रहे हैं, क्लियर है इतना। तो ये आपका 1s का शेप है, ये 2s का शेप है और ये 3s ऑर्बिटल का शेप है। यानी कि 1s ऑर्बिटल में आपके 0 रेडियल नोड है और एंगुलर तो 0 होते ही है, ठीक है। तो यहाँ 0 नोड है, यहाँ पे क्या है, एक रेडियल नोड है और यहाँ पे क्या है, 2 रेडियल नोड्स है, क्लियर है। ये आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला मैंने बता दिया कैसे निकालोगे, 1s के लिए अभी निकाल के दिखाया था, 2s के लिए देख लो, रेडियल नोड मान लो निकालना है 2s के लिए, ठीक है, रेडियल नोड्स फॉर 2s ऑर्बिटल के लिए चलो निकालते हैं हम लोग। तो क्या है फॉर्मूला, मैंने बताया n माइनस l माइनस 1 है ना, यही फॉर्मूला है। तो यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, 2s के लिए 2 होगी, माइनस l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, माइनस 1, 2 में से 1 निकला 1,
यानी कि एक रेडियल नोड प्रेजेंट है। फिगर तो नहीं मान लो हर जगह रहेगा ना, 2s के लिए यहाँ मैंने बना दिया, 3s के लिए, अगर 4s के लिए बनाना हो तो हर जगह फिगर तो बना नहीं रहेगा, तो डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल दे सकते हैं। अगर 3s के लिए निकाले तो यहाँ क्या होगा, n माइनस l माइनस 1, यानी 3 माइनस 0 माइनस 1, यानी कितना आ गया 2, यानी 2 रेडियल नोड यहाँ प्रेजेंट है। क्लियर है इतनी बात? तो ये होता है आपका s ऑर्बिटल का शेप। ये क्या होता है आपका s ऑर्बिटल का शेप। क्लियर है? तो वही यहाँ पे बस लिखा हुआ है कि इसका स्फेयर लाइक बॉल शेप होता है। ये सेम होते हैं ऑल डायरेक्शन में, मतलब ये नॉन डायरेक्शन, हर तरफ इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, ठीक है, जहां पे भी देखो। अब ये इनका क्या होता है, 1s 2s 3s ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ये लिखा है कि जैसे क्या हो रहा है आपका रेडियस से इंक्रीज कर रही है, मान लो रेडियस से जैसे डिस्टेंस 1s की इंक्रीज कर रही है, 2s से उसके और दूर हो रहा है, 3s और दूर हो रहा है, तो आपका साइज भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बताया था ना, तो बताया था, क्या बताया था कि जहां सेल नंबर इंक्रीज करता है, यानी 1 पहला सेल है, फिर दूसरा सेल है, फिर तीसरा सेल है, ठीक है, तो जैसे जैसे तुम्हारा सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, वैसे तुम्हारी क्या हो रही है, ऑर्बिटल की साइज भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। यानी 3s ज्यादा बड़ा होगा, फिर 2s होगा, फिर 1s होगा, ऐसे होगा। क्लियर है? यानी यहाँ क्या है, n की वैल्यू ज्यादा है ना, 3 है, तो जहां से n की वैल्यू बढ़ रही है तो उसका साइज भी क्या होगा, उस ऑर्बिटल का बढ़ेगा। बस यही इतनी सी बात है। आई होप कि इस ऑर्बिटल समझ में आ गया हो तुम लोगों को। अब थोड़ा p ऑर्बिटल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो भाई p ऑर्बिटल की बात करते हैं। p ऑर्बिटल की अगर हम लोग बात करें, p ऑर्बिटल की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो p ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है, डम्बेल शेप का होता है, ऐसा कुछ होता है डम्बेल शेप का, ठीक है, ऐसा, सॉरी, ये डम्बेल शेप का होता है आपका, ठीक है। और क्या होता है, ये जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरफ होते हैं, ये डम्बेल शेप के होते हैं। p ऑर्बिटल। और क्या जानना है हम लोगों को, अगर हम लोग p ऑर्बिटल की फिगर बनाए ना, तो यहाँ देख लो फिगर बनी हुई है, ये रहे आपके p ऑर्बिटल्स, ये यहाँ आपके p ऑर्बिटल्स हैं। देखो ये क्या है आपका p ऑर्बिटल है। अगर हम लोग px को बनाएंगे ना, ये x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, और ये आपकी क्या है z एक्सिस है। तो अगर हम लोग px का शेप बनाना है हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, ये x एक्सिस पे एक डम्बेल शेप का ऐसा हो जाएगा कुछ, ठीक है, डम्बेल शेप हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर py बनाना है तो y एक्सिस पे जो होगी वो डम्बल ऐसे घूम जाएगी, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी को दिखाता है, ये जो शेप होता है, यहाँ सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो पाई जाती है, ठीक है। यहाँ pz जो होगा वो क्या होगा, z एक्सिस पे डम्बल होगा, ठीक है। तो ये आपके क्या है, px py और pz के शेप है। इतनी क्लियर है? अब ये देख लो, जो p होता है उसके लिए जो l की वैल्यू होती है वो क्या होती है, m होती है, वन होती है, सॉरी, l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ml की वैल्यू क्या होगी, ml की जो वैल्यू होगी ना वो होगी -1 0 और +1, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 0 और +1। और अगर हम लोग कन्वेंशनली देखें ना बुक के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, pz जो होता है उसको 0 लेते हैं, उसको हम लोग इंटर न्यूक्लियर एक्सेस पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी एक्स किसी को भी ले सकते हो, मान के चलो ये px की वैल्यू -1 है, py की वैल्यू आपकी +1 है, और pz की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो बुक के अकॉर्डिंग इंटर न्यूक्लियर एक्सेस आपकी pz होती है, वहां 0 आपकी वैल्यू होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 होती है बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपकी L की वैल्यू होती है और ML की वैल्यू होती है। अब इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, अगर पहले हम लोग 2p की वैल्यू निकालते हैं, नोड्स निकालते हैं, इसमें भी नोड्स आ सकता है आपका, ठीक है, इसमें कितने रेडियल नोड है, इसमें कितने एंगुलर नोड है। तो देखो मैंने क्या बताया था, एक बना लेते हैं पहले, मान लो px का बना लिया, 2p का शेप बना लिया, 2px बना लेते हैं, ठीक है। मान लो 2px हम लोगों ने बना लिया, ये क्या है, 2px का शेप है, ठीक है।
और इसमें हम लोग क्या करते हैं, रेडियल नोड और एंगुलर नोड निकालते हैं। तो अगर हम इसमें हम लोग को एंगुलर नोड पता करना रहे ना, तो एंगुलर नोड हम लोग कैसे पता करते हैं, उस पे एक प्लेन गिराते हैं, ठीक है। इस पे क्या करेंगे, एक प्लेन गिराएंगे। ये क्या होगा, जिसमें भी क्या होगा, ऐसे स्ट्रेट प्लेन प्रेजेंट होगा ना, और आधे आधे में ऐसे डिवाइड हो रहा होगा, तो उसको हम लोग बोलते क्या है, नोडल प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या होगी, एक नोडल प्लेन प्रेजेंट होती है ऐसे 3D में। अगर हम लोग फिगर देखें तो ऐसे क्या होगा, 3D में क्या होगा, यहाँ एक इन दोनों के बीच में होता है ना, जैसे मान लो ये दोनों गोल गोल सी चीज है, इसमें क्या किया, इसके बीच में एक प्लेन पास कर दिया है ना। इमेजिन करो थोड़ा सा, एक प्लेन पास कर दिया। तो वैसे ही यहाँ क्या होता है, एक नोडल प्लेन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एक नोडल प्लेन प्रेजेंट होता है इसमें। और यही जो नोडल प्लेन है ना, वो आपका क्या बताता है, एंगुलर नोड्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होती है, एंगुलर नोड्स को हम लोग निकालते कैसे हैं, फॉर्मूले से। एंगुलर नोड्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एल होता है। और एल की वैल्यू पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो देखो यहाँ पे तुम चेक भी कर लो फिगर से भी कि एक नोडल प्लेन ही पास करा सकते हैं हम लोग, है ना। तो देखो एक प्लेन ही इससे पास करा सकते हो, ऐसे तो प्लेन पास करेगी तो डिवाइड होगा नहीं, ऐसे ही एक क्या होगी, पूरी प्लेन पास हो सकती है। तो यहाँ क्या होता है, एक नोडल प्लेन प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि एक एंगुलर नोड्स होती है, क्लियर है। और अगर रेडियल नोड्स की बात करें हम लोग, तो देखो एक तो पहले फॉर्मूले से देख लो, रेडियल नोड्स का फॉर्मूले से देख लो तो क्या होता है, n माइनस एल माइनस 1 होता है। n की वैल्यू यहाँ क्या है, 2 है, माइनस l की वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है, -1 यानी 2 - 2 0। यानी कि यहाँ पे देखो कोई भी आपका रेडियल नोड नहीं प्रेजेंट है। 2px के शेप में 2px लो, 2py लो, 2pz लो, तीनों कुछ भी लो, तो यहाँ हम लोग चेक क्या करेंगे, एक भी आपके क्या है, रेडियल नोड नहीं प्रेजेंट है। और तुम देख भी लो, मैंने क्या बताया, रेडियल नोड जो होता है ना, वो स्फेरिकल जैसा कुछ बनता है, ठीक है। यहाँ कोई स्फेरिकल नोड्स बन रहा है क्या, ऐसी कोई जगह बन रही है जहाँ स्फेयर में खाली हो, नहीं बन रहा है ना। तो यहाँ क्या होता है, आपका रेडियल नोड्स 0 प्रेजेंट होता है, और एंगुलर नोड्स क्या होता है, 1 होता है। अब कभी कभी देखो टोटल नोट्स भी निकालने के लिए आता है, ठीक है। टोटल नोट्स अगर आएगा तो उसका मतलब क्या, दोनों को जोड़ दो, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोट्स को, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, टोटल नोट्स हो जाएगा। और अगर टोटल नोट्स आपके निकालोगे ना, देखो ये देखो, टोटल नोट्स अगर निकालना है आपको, तो वहां आपको एल की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो क्या होता है, रेडियल नोट्स n माइनस एल माइनस 1 होता है, प्लस करना है इसमें क्या, एंगुलर नोट्स। एंगुलर नोट्स क्या होता है, एल होता है ना। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ये -1 माइनस एल और प्लस एल कट जाएगा, और आ जाएगा क्या, n-1। यानी अगर हम लोगों को डायरेक्ट बस टोटल नोट्स निकालने के लिए दे दिया, तो जो भी n होगा आपका, है ना, जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उसमें से एक हटा देना, तो वही आपकी क्या कर जाएगी, टोटल नोट्स निकल जाएगी। जैसे मान लो मैंने बस ये सब कुछ भी नहीं, एल वेल नहीं पता है मुझे, दे दिया 2px में बताओ टोटल कितने नोट्स हो सकते हैं, है ना। पूछ दिया कि बताओ 2px में क्या होते हैं, कितने नोट्स हो सकते हैं। तो यहाँ n की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। तो 2 - 1 डायरेक्ट कर दो, n में से क्या करो, 1 हटा दो, 2 - 1 कितने आ जाएंगे, 1 आपके टोटल नोट्स हो जाएंगे। और आप चेक भी कर लो, देखो एक ही एंगुलर नोट्स है, ये क्या है, 0 है, तो 1 + 0 कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा ना। तो ऐसे आप डायरेक्ट टोटल नोट्स अगर निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो ये आपके हो गए 2p के नोट्स निकालना है। अगर हम लोग 3p की बात करें ना, 3p की बात करें तो 3p का जो फिगर होता है ना, देखो थोड़ा सा, अब देखो 3p का जो फिगर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। थ्री पी का जो फिगर होता है, ये 3p का फिगर है, कुछ ऐसा बनता है। यहाँ ऐसे कुछ होता है, ये पूरा डार्क होगा और ऐसे होगा, तो यहाँ व्हाइट पोर्शन जो होगी आपकी खाली होगी, ये जो होगी पोर्शन खाली होगी, ये भी आपकी क्या होगी, ऐसी पूरी भरी होती है, ऐसा कुछ खाली होता है। या फिर अगर हम लोग 2D में ऐसा बनाना चाहे ना, तो ऐसा होता है, ये 3p का फिगर है, मान के चलो। ये जैसे आपके क्या है 1p है ना, तो इसमें क्या हो रहा होता है, एक और नोट्स जो होता है वो एक्स्ट्रा ऐड होते जाता है, ठीक है। ये आपका क्या है 3p है। तो यहाँ अगर हम लोग नोटिस करेंगे ना, तो देखो एक स्फेयर जैसा नोट्स पाया जाता है, स्फेयर जैसा नोट्स पाया जा रहा होता है। देखो इसको मिलाओ, ये जो व्हाइट पोर्शन है ना, इसको मिलाओ, अगर मैच करोगे ना तो ये एक गोल सा फिगर बनेगा, ठीक है। जैसे ये देखो, ये 4px का शेप है, 4px का शेप है, तो यहाँ देखो ये व्हाइट पोर्शन है, इसको मिलाओ, एक स्फेरिकल नोट दिख रहा है।
ये एक वाइट पोर्शन को मिलाओ, ये भी क्या है, एक स्फेरिकल नोट दिख रहा है, यानी यहाँ क्या है, दो स्फेरिकल नोट दिख रहे हैं और यहाँ क्या है, एक स्फेरिकल नोट दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ एक भी नोट्स नहीं दिख रहे थे, तो देखो यहाँ पे क्या था, अगर हम लोग 2p का फिगर बना रहे होंगे, 2p का शेप बना रहे होंगे, तो वहां तो आपके रेडियल नोट्स 0 होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 3p की बात करें तो वहां एक रेडियल नोट पाया जाता है, और आप फॉर्मूले से भी ये चेक कर सकते हो। कैसे? फॉर्मूला क्या होता है रेडियल नोट्स का, n माइनस एल माइनस 1 होता है। n की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी ना, 3 माइनस l क्या होता है, 1 माइनस 1, तो 3 माइनस 2 कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि एक रेडियल नोट्स जो है वहां पे प्रेजेंट है। क्लियर है? एक रेडियल नोट्स प्रेजेंट है, और एक एंगुलर नोट तो होगा ही, ऐसे पास कराओगे नोडल प्लेन तो। इतनी बात क्लियर है? वैसे यहाँ पे फॉर्मूले से रेडियल नोट्स निकाल लो। 4px में क्या होता है, n माइनस एल माइनस 1, है ना। यहाँ पे क्या n हो जाएगा 4 माइनस 1, l की वैल्यू तो 1 होती है p के लिए, और माइनस 1, यानी 4 माइनस 2 हो गया आपका, यानी कितना आ गया 2। यानी यहाँ पे कितने होंगे रेडियल नोट्स आपके, 2 हो जाएंगे। क्लियर है? तो ऐसे हम लोग रेडियल नोट्स और एंगुलर नोट्स निकालते हैं, और ये आपके 2p 3p 4p का शेप होता है। क्लियर है इतनी चीजें? अब ये हो गया आपका p ऑर्बिटल के बारे में। अब देख लेते हैं हम लोग d ऑर्बिटल्स के बारे में। ये f ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल्स के बारे में। तो d ऑर्बिटल्स में देखो क्या होता है, d ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है वो 4 लीफ कह सकते हैं उसको, या फिर डबल डम्बल शेप कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, डबल डम्बल शेप कहते हैं। इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, या तो उसको क्लोवर लीफ भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हो, 4 लीफ कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो, डबल डम्बल कह सकते हो। डबल डम्बल क्या होता है, डबल डम्बल शेप होता है इसका, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग बात करें एल की, तो डी में एल की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू क्या होती है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, बार बार इसको लिखो तो याद हो जाएगा। डी के लिए क्या 2, और एफ के लिए क्या 3। यानी इसके लिए एल की जो वैल्यू होगी ना, वो आपकी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर है? और क्या हो जाएगी, एम एल की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, -2 कॉमा -1 0 +1 +2, ठीक है। ये किसकी होती है, किसी की भी, कोई भी हो सकती है, मतलब कोई भी, dxy भी कहीं हो सकता है, dyz भी कहीं हो सकता है, कुछ भी कहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये इनके नाम क्या होते हैं, dxy, कुछ भी मैं तुम लोग लिख सकते हो, ऐसा कुछ इसमें कन्वेंशन नहीं होता है, ठीक है। इसमें कोई कन्वेंशन नहीं है। dy dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको थोड़ा इरेज कर दे। ठीक है, हाँ। ये क्या होता है, मान के चलो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और क्या होता है डी जेड स्क्वायर। ये शेप के नाम होते हैं, डी के 5 शेप होते हैं, 5 इसमें ऑर्बिटल्स होते हैं। वो क्या होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये 5 होते हैं। ये इनमें से एम एल की वैल्यू किसी की कुछ भी हो सकती है, कोई कन्वेंशन नहीं है इसमें। क्लियर है इतना? अब इसका शेप जो होता है वो डबल डम्बल सा होता है, तो थोड़ा सा कह सकते हैं हम लोग कि इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अगर फिगर की हम लोग बात करें, फिगर की अगर डी ऑर्बिटल की बात करें, तो देखो इसमें क्या होता है, ये है आपका डी ऑर्बिटल, ठीक है। क्या है आपका डी ऑर्बिटल का शेप है। देखो ये थोड़ा सा लाइट लाइट दिया है, मैं बना देती हूँ उधर, उससे अच्छा। तो देखो अगर हम लोग डी एक्स वाई की शेप की बात करें, डी एक्स वाई की शेप की बात करें, तो आप एक्सेस बनाओगे, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ठीक है। ये आपका क्या होगा, एक्स होगा, वाई होगा, ठीक है, एक्सेस है। और डी एक्स वाई का जो शेप होता है, इसका शेप हम लोग बनाते कैसे हैं, ये एक्स और वाई के दोनों बीच में जाता है, ठीक है। एक्स और वाई का क्या शेप है, तो इन दोनों के बीच से आपकी प्रोबेबिलिटी जाएगी, ठीक है, इधर। और ये क्या होता है, डबल डम्बल होता है। क्लियर है? ये आपका क्या है, डी एक्स वाई का शेप है। क्लियर है? वैसे अगर आपका डी वाई जेड
डी एक्स जेड है, ये क्या है, डी एक्स जेड है, डी एक्स जेड का शेप रहेगा। तो ये मान के चलो एक्स एक्सिस है, ये क्या आपकी जेड एक्सिस है। और क्या होगा, ये एक्स और जेड में से एक डंबल क्रॉस करेगा और दूसरा डंबल क्या करेगा, जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई डी एक्स जेड की। वैसे डी वाई जेड में क्या होगा, वाई और जेड, इसमें क्या होता है, एक्सिस पे नहीं जाती है। जैसे पी में क्या हो रहा था, एक्सिस से पास कर रही थी ना, इसमें एक्सिस के बीच में प्रोबेबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, एक्सिस के बीच में प्रोबेबिलिटी पाई जाती है। ये आपका क्या है, डी वाई जेड है। क्लियर है इतना। वैसे ही अगर हम लोग डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की शेप की बात करते हैं, अगर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की शेप की बात करेंगे तो ये देखो क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में जो ये मान के चलो एक्स एक्सिस है एंड ये क्या है आपकी वाई एक्सिस है, ये क्या आपकी वाई एक्सिस है। तो इसमें क्या होता है, जो डंबल होता है ना एक्सिस के ऊपर जाता है, वाई के एक्सिस पे एक होता है डंबल और दूसरा एक्स के एक्सिस पे होता है। क्लियर है, ये आपकी क्या होती है, माइनस माइनस प्लस प्लस, ये आपकी जो है वो क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की शेप होती है। ये क्या होती है, डबल डंबल होती है। नेक्स्ट लास्ट आपकी बात करें हम लोग डी जेड स्क्वायर की शेप की, तो जो डी जेड स्क्वायर होता है वो आपका क्या होता है, जेड एक्सिस से पे बनता है, क्या होता है, डी जेड स्क्वायर। और ये जो होती है यहाँ बीच में प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की। क्लियर है इतना। ये एक्स होगा मान के चलो, और ये क्या होगा, वाई होगा, और ये जेड होगी आपकी, ये जेड एक्सिस होगी। तो ये आपका जो शेप है वो डी जेड स्क्वायर का है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रॉन की इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो इजी बनाने के लिए हम लोग इसकी स्ट्रक्चर को ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका टोटल स्ट्रक्चर है आपका डी ऑर्बिटल का। ठीक है, अब थोड़ा अगर हम लोग देख लेते हैं इसमें कैसे रेडियल नोड निकालते हैं और एंगुलर नोड। तो अगर 3D की बात करें हम लोग, 3D की बात करें तो चलो उसमें निकाल लेते हैं हम लोग रेडियल नोड। कितना होगा, डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालो। रेडियल नोड्स अगर हम लोग को निकालना हो तो रेडियल नोड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, n माइनस एल माइनस 1। ठीक है, होता है। तो यहाँ n की वैल्यू क्या होगी 3 माइनस l की वैल्यू इसमें क्या होती है 2 माइनस 1, यानी कि 0 आएगी, है ना। यानी कि 3D में आपका कोई भी रेडियल नोड नहीं होता है, 0। और एंगुलर नोड कितना होगा, एंगुलर नोड्स जो होता है वो आपका होता है L की वैल्यू कितनी होती है 2 की, D के लिए 2 होती है ना। तो एंगुलर नोड्स क्या होगा 2 हो जाएगा। तो टोटल नोड्स निकालेंगे तो 0 + 2 यानी कि 2। और डायरेक्ट अगर हम लोग देख लें तो n-1 होता है। यहाँ देखो 3n की वैल्यू, 3 में से 1 निकाल दो 2, यानी 2 नोड्स इसमें पाए जाते हैं और दोनों एंगुलर नोड्स होते हैं 3D में और कोई रेडियल नोड्स नहीं होता है। क्लियर है। वैसे अगर हम लोग 4D की बात करें, 4D की बात करें तो उसमें अगर रेडियस नोड निकालना हो, ये रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स निकालने के लिए पूछता है कि 3D का निकाल दो या 2s का निकाल दो या 3p का निकाल दो। ठीक है, तो ऐसे आ सकता है। तो बस आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं और डायरेक्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 4D में n की वैल्यू क्या है 4 है, l की वैल्यू 2 होती है, d के लिए -1 यानी एक रेडियल नोड्स होता है। और एंगुलर नोड्स कितने होते हैं इसमें, l की वैल्यू, अब देखो l की वैल्यू तो अगर s है तो उसके लिए हमेशा ही 0 होगी, p है तो हमेशा ही 1 होगी और d है तो हमेशा ही 2 होगी, है ना। तो एंगुलर नोड्स यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि l की वैल्यू क्या है 2 है। तो यानी यहाँ टोटल नोड्स आ गए आपके 3, 4 में से निकला 1, 3 n-1 से। तो क्लियर है, ये आपका हो गया 3D और 4D के नोड्स निकालने के। अब इसका ही 3D का जो शेप होता है, इसमें देखो इसमें तो 0 नोड्स हैं। अगर 4D का बनाएंगे ना तो वैसे ही जैसे P में ऐसे बीच में वाइट वाइट सा स्पेस आ गया था ना, उसमें भी ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ हो जाएगा। मान लो ये ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ शेप होता है इसका D का। मान लो ये क्या है x है और y है, ये क्या होता है 3D का शेप होता है ऐसा dxy। ठीक है, अगर हम लोग को 4dxy का निकालना हो तो ऐसे ही क्या होगा, ऐसे डंबल सा ऐड हो जाता है, एक्स्ट्रा डंबल इसमें एक ऐड हो जाता है। और यहाँ क्या होगा नोटिस करेंगे तो हम लोग ये बीच से एक स्फेयर जैसा कुछ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये क्या होगा एक स्फेरिकल नोड बन जाएगा। ठीक है, एक स्फेरिकल नोड बन जाएगा। तो इसीलिए एक रेडियल नोड इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है आपका 4D का शेप। ठीक है, 3D में नहीं है यहाँ पे, तो यही शेप होता है। तो ये होते हैं आपके SPD के शेप। लास्ट है आपका F का शेप। F का शेप हम लोग के कोर्स में नहीं है।
ठीक है। एफ का जो शेप है वो हमारे कोर्स में नहीं है। एफ का जो शेप होता है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। एफ में क्या होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। क्या होता है, आपके 7 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, और ये जो होता है वो आपका बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लाइक डबल क्लोवर और फ्लावर पेटल्स की तरह होता है। तो इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। एलेंथोनाइट और सेक्टिनाइट में एफ ऑर्बिटल्स आते हैं ना आपके, तो ये होते हैं आपके शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। आज के लेक्चर में होप आप लोगों को सारे शेप्स ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गए हो, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल, ठीक है। और इसमें कैसे हम लोग नोट्स निकालते हैं n-l-1 से, ठीक है। रेडियल नोट्स और एंगुलर नोट्स निकालते हैं इज इक्वल्स टू l होता है, ठीक है। फिर टोटल नोट्स निकाल लेते हैं n-1 से, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। चलो फिर आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। होप सब सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो, ठीक है।